तो चलिए आज एक बेहद ही मजेदार और थोड़े अजीब एक्सपेरिमेंट पर बात करते हैं। गेम रिग ने एक कमाल का टॉर्चर टेस्ट किया है, जहां उन्होंने लगभग 18 साल पुराने लेगेसी ग्राफिक्स कार्ड्स को आज के मॉडर्न माइनक्राफ्ट शेडर्स और हैवी वर्कलोड्स के सामने खड़ा कर दिया है। ये कोई आम बेंचमार्क नहीं है, ये इन पुराने जीपीयूज के लिए हकीकत में एक बेहद ब्रूटल टॉर्चर टेस्ट है। आज के इस विश्लेषण में हम एग्जैक्टली यही देखने वाले हैं। पहले इस टॉर्चर टेस्ट के बारे में समझेंगे, फिर देखेंगे कैसे बजट कार्ड्स पूरी तरह से क्रैश हुए, वर्कस्टेशन कार्ड्स का कैसा रिएक्शन रहा, कुछ ऐसे सरप्राइजिंग चैंपियंस जिनके बारे में किसी ने नहीं सोचा था, और आखिर में इन पुराने सिलिकॉन से हमें क्या सीखने को मिलता है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस माइनक्राफ्ट टॉर्चर टेस्ट की। जरा सोचिए, हम उन हार्डवेयर कंपोनेंट्स को उनकी आखिरी लिमिट तक पुश कर रहे हैं जिनमें सिर्फ 512 मेगाबाइट्स की वीरैम है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, लगभग 2 दशक पुराना सिलिकॉन और सिर्फ 512 MB मेमोरी। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही आता है, क्या इतना पुराना हार्डवेयर आज की मॉडर्न लाइटिंग, हेवी शेडर्स और एक साथ 10,000 TNT ब्लॉक्स के विस्फोट को झेल पाएगा? शेडर्स किसी भी जीपीयू की पूरी कंप्यूटिंग पावर को निचोड़ लेते हैं, और ऊपर से टीएनटी का धमाका ये सीपीयू और जीपीयू दोनों पर एक साथ अचानक से भयंकर दबाव डालता है। ये उन कार्ड्स के लिए सच में एक दोहरा खतरा है। अब आते हैं अपने बजट कार्ड्स पर, और सच कहूं तो यहां बिल्कुल वही हुआ जिसकी उम्मीद थी, अपेक्षित विनाश। इन एंट्री लेवल हार्डवेयर के जो नतीजे आए हैं वो देखने में थोड़े दर्दनाक जरूर लग सकते हैं। इस चार्ट को देखिए, शेडर्स ऑन करते ही इनकी परफॉर्मेंस कैसे जमीन पर आकर गिरती है वो बिल्कुल साफ दिख रहा है। GT 710 बेस गेम में इजीली 143 FPS दे रहा था, लेकिन शेडर्स ऑन होते ही सिर्फ 9 FPS पर अटक गया, और TNT टेस्ट में तो ये लिटरली 1 FPS तक गिर गया। GT 610 की हालत और बुरी थी, सिर्फ 4 FPS और टेम्परेचर सीधा 80 डिग्री सेल्सियस पर, और GT 210 HD रेजोल्यूशन पर 90 FPS से सीधा 2 FPS पर आ गिरा। GT 210 की उस 2 फ्रेम्स पर सेकंड वाली हालत को देखकर बस एक ही चीज समझ आती है, ये माइनक्राफ्ट कम और एक अटकती हुई ब्रोकन पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन ज्यादा लग रही थी। एक 2008 के बजट कार्ड से मॉडर्न लाइटिंग चलवाना बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं था। विजुअल आर्टिफैक्ट्स इतने ज्यादा थे कि गेम पूरी तरह से अनप्लेएबल हो गया। लेकिन रुकिए, सिर्फ हार्डवेयर का कमजोर होना ही एकमात्र प्रॉब्लम नहीं थी। एक बड़ा शॉक तब लगा जब AMD HD 7750 और Radeon HD 7450 की बारी आई। HD 7750 तो गेम लॉन्च होते ही इंस्टेंटली क्रैश हो गया, और HD 7450 जो बेस सेटिंग्स में शानदार 120 FPS दे रहा था, शेडर्स ऑन करते ही तुरंत सिस्टम क्रैश कर बैठा। यहां असली दुश्मन पुराना हार्डवेयर नहीं, बल्कि करप्टेड और आउटडेटेड ड्राइवर्स थे। यहाँ ये चार्ट हमें दिखाता है कि एक्चुअल कंप्यूटिंग गैप कितना विशाल है। मॉडर्न लाइटिंग और शैडोज किसी भी पुराने जीपीयू की लगभग सारी ताकत को निगल जाते हैं। आप देख सकते हैं कि बेस रेंडरिंग केवल 5% पावर ले रही है, जबकि शेडर्स पूरा 95% डिमांड कर रहे हैं। यही वजह है कि बेस गेम तो स्मूथ चल जाता है, पर आधुनिक ग्राफिक्स के आगे पुराने कार्ड्स बिल्कुल दम तोड़ देते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वर्कस्टेशन कार्ड्स को। ये वो हार्डवेयर है जो प्रोफेशनल्स के लंबे काम और स्थिरता यानी स्टेबिलिटी के लिए डिजाइन किए जाते हैं। अब देखते हैं कि गेमिंग वर्कलोड्स में इनका क्या रिएक्शन होता है। यहाँ 2 अलग आर्किटेक्चर्स की टक्कर बहुत इंटरेस्टिंग है। एक तरफ है 2011 का GTX 560 गेमिंग कार्ड, जिसने 600 से ज्यादा बेस FPS और 32 शेडर FPS दिए। रॉ स्पीड के मामले में ये काफी आगे था, लेकिन थोड़ा सा ओवरक्लॉक करते ही स्क्रीन फ्लिकरिंग के साथ ये पूरी तरह क्रैश हो गया। दूसरी तरफ है 2008 का क्वाड्रो FX 4800 वर्कस्टेशन कार्ड। इसने शेडर्स में भले ही सिर्फ 12 FPS दिए, लेकिन 10,000 TNT धमाकों के दौरान ये हैरान करने वाली हद तक स्थिर रहा। स्पीड वर्सेस स्टेबिलिटी का ये एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। हालांकि ये स्टेबिलिटी बिना किसी कीमत के नहीं आई। क्वाड्रो FX 4800 जो अपने ज़माने का एक प्रीमियम $2000 का पावरफुल कार्ड था, जब उस पर उसकी लिमिट से ज़्यादा दबाव डाला गया तो इसका कूलर लिटरली किसी जेट इंजन की तरह शोर मचाने लगा। हीट इतनी ज़्यादा थी, और गेम में जैसे पानी के ऊपर देखा, FPS अचानक गिरकर सिर्फ 3 पर आ गए। अब आते हैं इस पूरे एक्सप्लेनर के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, द अनएक्सपेक्टेड चैंपियंस। कुछ ऐसे ऑब्स्क्योर OEM अंडरडॉग्स जिनके परिणाम ने किसी को भी उम्मीद नहीं थी। ये विशाल नंबर देख रहे हैं आप, 1000। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है।
ये वो पीक बेस FPS है जो एक बिल्कुल अनजान से GT 450 OEM कार्ड ने अग्रेसिव ट्वीकिंग के बाद अचीव किया। सच में किसी भी पुराने गुमनाम कार्ड के लिए इतना बड़ा आंकड़ा छूना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और इस चार्ट में देखिए कि ये दो अंडरडॉग कार्ड्स स्टैंडर्ड लेगेसी हार्डवेयर को कितने मार्जिन से पीछे छोड़ रहे हैं। बेसलाइन GT 710 जहां 143 FPS पर रुक गया, वहीं GT 645 OEM उस 1000 FPS के जादुई शिखर पर जा बैठा। साथ ही AMD FirePro W2100 ने 290 FPS देकर सबको पूरी तरह हैरान कर दिया। अगर पूछा जाए कि इस पूरे एक्सपेरिमेंट का सबसे सरप्राइजिंग परफॉर्मेंस बूस्ट किसने दिया, तो वो इजीली GT 645 OEM है। इसने ना सिर्फ बेस गेम में 1000 FPS अचीव किए, बल्कि शेडर्स के साथ भी रेजोल्यूशन एडजस्ट करके 25 से 70 FPS का एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल और प्लेबल फ्रेम रेट मेंटेन किया। इन बड़े नामों के बीच एक OEM कार्ड का ये प्रदर्शन गजब था। इस कार्ड का सबसे बड़ा राज ये था कि ये एक्चुअली में हाई बैंडविड्थ GDDR5 मेमोरी के साथ एक डिस्गाइज्ड GTX 560 ही था। और एक क्लोज सेकंड सरप्राइज चैंपियन रहा AMD FirePro W2100। जरा सोचिए, 2014 का लगभग $100 का एक पुराना वर्कस्टेशन कार्ड जिसे किसी को कोई उम्मीद नहीं थी, और उसने स्टैंडर्ड सेटिंग्स में 290 FPS निकाल दिए। एक रियल आईब्राउ रेजर। हालांकि शेडर्स ऑन करते ही ये 12 FPS पर आकर रुक गया, पर इसने साबित कर दिया कि इसमें बेस रेंडरिंग की जबरदस्त कैपेबिलिटी छुपी थी। तो इस डिजिटल टॉर्चर टेस्ट से हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? चलिए अब देखते हैं लेसन्स फ्रॉम लेगेसी सिलिकॉन। क्या टिका और क्यों टिका? इस प्योर प्रयोग से 4 मुख्य बातें निकलकर आती हैं। पहली, हेवी शेडर्स को संभालने के लिए GDDR5 मेमोरी की बैंडविड्थ एक सच्ची लाइफलाइन होती है। दूसरी बात, वर्कस्टेशन आर्किटेक्चर्स हेवी स्ट्रेस टेस्ट्स में हमेशा स्पीड से ज्यादा लंबे समय तक चलने वाली स्टेबिलिटी को प्राथमिकता देते हैं। तीसरी, पुराने और अनसपोर्टेड ड्राइवर्स आपके टेस्ट को कमजोर हार्डवेयर से भी ज्यादा जल्दी क्रैश कर सकते हैं। और आखिरी बात, मॉडर्न डिमांड्स के सामने पैसिव कूलिंग का सीधा सा मतलब है थर्मल थ्रॉटलिंग, वो होना ही तय है। एक और फंडामेंटल सच जो सामने आया वो ये है कि रॉ रास्टराइजेशन यानी बेस गेम को रेंडर करने की क्षमता और मॉडर्न लाइटिंग कैलकुलेशंस के बीच एक बहुत ही विशाल खाई है। बस इसलिए कि एक 18 साल पुराना GPU बेस गेम में अच्छे फ्रेम्स दे रहा है, इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं निकालना चाहिए कि वो मॉडर्न शैडोज और शेडर्स का थोड़ा सा भी भार उठा पाएगा। इस पूरे विश्लेषण को खत्म करते हुए एक बेहद ही दिलचस्प सवाल उठता है। जैसे जैसे ग्राफिक्स टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, क्या भविष्य में सिर्फ रॉ प्रोसेसिंग पावर ही ये तय करेगी कि कौन सा हार्डवेयर सालों साल चलेगा, या फिर एक स्थिर और मजबूत आर्किटेक्चरल डिजाइन उस हार्डवेयर को समय की कसौटी पर खरा उतरने में मदद करेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें जरूर सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे खुद के हार्डवेयर की आयु आखिर कितनी होगी। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।